तो यार ब्लू लॉक के इतिहास में यानी अभी तक जितनी भी चैप्टर्स आए हैं ब्लू लॉक के, जितने भी मैचेस हमें शो करा गए, उनमें से पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मैच इतना ज़्यादा वन साइडेड खेला जा रहा है। I mean, हमने पिछले चैप्टर्स में तो देख ही लिया है कि ब्लू लॉक कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है नाइजीरियन टीम से, लेकिन इस चैप्टर में हमें और भी ऐसी चीज़ें शो करी जाती हैं जो कि ये प्रूव करती हैं कि अभी तो ब्लू लॉक ने ढंग से खेलना स्टार्ट भी नहीं किया। किसी भी तरीके का प्लान, किसी भी तरीके की स्ट्रैटेजी तो उन्होंने अभी तक यूज़ करी ही नहीं है। लेकिन स्टिल सेकेंड हाफ में शायद नाइजीरियन टीम डट के सामने करने वाली है सब लोगों का। अब ऐसा क्यों है यही जानेंगे इस वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो में तुम सब लोगों के लिए एक स्पेशल न्यूज़ भी है। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो इस चैप्टर की यानी चैप्टर 318 की स्टार्टिंग होती है कमेंटेटर्स के चिल्लाने से। और चिल्लाए भी क्यों ना, वो खुद जैपनीज है और वो फर्स्ट टाइम जापान टीम को इतने तगड़े तरीके से वन साइडेड विन हासिल करते हुए देख रहे हैं। क्योंकि ब्लू लॉक की टीम ना तो अटैक में पीछे हट रही है ना ही डिफेंस में। एंड फर्स्ट हाफ खत्म होने के बाद हमें ब्लू लॉक के बाकी प्लेयर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाए जाते हैं। स्पेशली गागामारू का जो सेव था उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड थे ये सब। लेकिन क्योंकि गागामारू तक पहुंचनी ही नहीं चाहिए थी बॉल, तो इसलिए आयकू बाकी दोनों डिफेंडर से बोलता है कि वैसे तो आर्री और निको तुम दोनों ने अच्छी तरीके से खेला है, लेकिन कोई भी तरीके का एक्शन लेने से पहले तुम सोचा करो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, अदरवाइज हम फिर से गलती करेंगे और हमारे थ्रू बॉल पास हो जाएगी। जिसपे ये दोनों भी एग्री कर जाते हैं क्योंकि समहाउ इन दोनों के बीच से बॉल निकली थी और ओनाजी तक पहुंची थी गोल करने के लिए। जिस पर कराजू भी ये बोलता है कि वो चाहते तो एक और गोल कर सकते थे फर्स्ट हाफ में, लेकिन क्योंकि शिगरी और हियोरी ने ट्राई नहीं किया गोल करने का, सिर्फ पासेस खेलते रहे, इसलिए ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए वो उन दोनों से कहता भी है कि नेक्स्ट हाफ में शॉट्स लेने की कोशिश करना। इस पर शिगरी भी लाए शट अप कराजू, जस्ट वेट फॉर द सेकंड हाफ। अब ये क्या प्लान कर रहा है सेकंड हाफ के लिए ये तो नहीं पता, बट वी ऑल नो इस बंदे के पास सिर्फ एक ही अटैकिंग शॉट है, शायद उसी के थ्रू गोल करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्योंकि ह्यूरी खुद कभी गोल नहीं करता, वो सिर्फ एक अच्छा मिडफील्डर है, इसलिए वो कराजू से भी बोलता है कि तुम खुद गोल करने की कोशिश क्यों नहीं करते। इस पर कराजू चिढ़ जाता है और ऐसे ही ये सारे प्लेयर्स एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। और इन सब लोगों को देख के अनरी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है जस्ट लाइक अ मॉम जो कि अपने बच्चे को बढ़ते हुए ग्रो होते हुए देख रही है। और वो इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए थी क्योंकि उन्होंने फर्स्ट हाफ की स्ट्रेटेजी तो यूज़ करी ही नहीं है, इसलिए शायद उन्हें सेकंड हाफ की स्ट्रेटेजी प्लान करने की भी जरूरत नहीं है। एंड बंदी पूरी कॉन्फिडेंट है दैट दे विल विन। इतने में सागे आता है और उन सब लोगों से बोलता है कि अगर हम इस तरीके से खेलते रहे तो जीतने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर हम सेम चीज़ करते रहे बार बार तो वो ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए उन्हें सेकंड हाफ में कुछ अलग करने की ज़रूरत है। जिस पर कराजू भी लग हाँ ठीक है, लेकिन और इतने में बशीरा बीच में बोल पड़ता है कि आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में। जिसके बाद सागी सम काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी बताता है इन लोगों को जिसका कि नाम है फॉल्स 9। अब ये क्या स्ट्रेटेजी है वो तो हमें डिटेल में नहीं बताया जाता, लेकिन सागी के अकॉर्डिंग इस स्ट्रेटेजी के थ्रू उनके पास ज़्यादा अटैकिंग ऑप्शंस होंगे। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, एक एनिमेटेड सीरीज़ जिसमें कि मैं पॉपुलर एनिमे फाइट्स को कवर करूँगा जिनको कि अभी तक एनिमेट नहीं करा गया है। और सबसे पहली फाइट होने वाली है गोजो वर्सेस सुकुना। लेकिन क्योंकि तुम सब एनिमे देखते हो तो तुम्हें पता ही है एनिमे कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, एफर्ट कंज्यूमिंग और सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियली कंज्यूमिंग है। लिटरली जब मैंने एनिमेटर्स ढूंढे और उनसे प्राइस पूछी तो सिर्फ 1-1.5 मिनट के टीज़र में मेरे आधे महीने की इनकम चली जा रही है। तो बिना तुम्हारे सपोर्ट के ये चीज़ करना इम्पॉसिबल है। और इस बारे में मैंने एक पोस्ट भी डाली थी, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि ये चीज़ मेंबर्स ओनली होगी और मैं इस चीज़ पे वर्क करना स्टार्ट कर दूंगा अगर तुम में से सिर्फ 2,500 लोग भी इस चैनल की मेंबरशिप लोगे, जो कि करंट सब्सक्राइबर बेस के सिर्फ 1.25% है। फिलहाल मेंबरशिप प्लान में 3 लेवल्स हैं, लेकिन अगर तुम कोई सी भी लेवल लेते हो तो तुम मेरी इस एनिमेशन फाइट की सीरीज में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करोगे। और अगर सब कुछ ढंग से वर्कआउट करता है तो मैं और भी ज़्यादा एनिमेटर्स हायर करूँगा इसी चैनल के थ्रू, फॉर्म डाल के कम्युनिटी पोस्ट में और डिस्क्रिप्शन में, और ट्राई करूंगा कि इंडिया में एनिमेटर्स को वो वैल्यू प्रोवाइड हो जो कि अभी तक हो ही नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं ये चीज़ अकेले नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई आई नीड योर सपोर्ट। और जैसे ही ये 2,500 लोगों का गोल पूरा हो जाएगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा तुम सब लोगों को थ्रू कम्युनिटी पोस्ट। इसके बाद वापस वीडियो पे आए तो जिसकी रिप्लाई में आयकू बोलता है दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग बट व्हाट अबाउट द रिस्क। तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो हमारे डिफेंस पे इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, और अपने स्कोर को बनाए रखना ये भी तो एक स्ट्रेटेजी है, ये भी तो एक गोल होता है किसी भी तरीके का गेम खेलते समय। लेकिन इस पर भी सागी उछल के बोल पड़ता है तो ठीक है दोनों करते हैं।
Are you serious right now, bro? अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सागी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो गया। ना ही बंदा ज़्यादा खुश हो रहा है, ना ही ज़्यादा घबरा रहा है। पता नहीं किस तरीके की ट्रेनिंग की है इसने अपनी ट्रेनिंग कैंप के दौरान। और चीज़ें तो सारी ऐसी बोल रहा है ये कि सारी चीज़ें पॉसिबल है इसके लिए। तुम सब लोग ही बताओ मुझे कमेंट्स में, क्या मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ या सबको लगता है ऐसा? जिस पे आईक्यू हंसने लग जाता है डेट्स द स्पिरिट बोलते हुए, लेकिन नीको क्लियरली बोलता है कि भैया जो चीज़ तुम बोल रहे हो वो करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि जैसा कि आईक्यू ने बोला, अगर हम अटैक पे ज़्यादा फोकस करेंगे, पूरा का पूरा लीन कर जाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट डिफेंस पे पड़ेगा ही पड़ेगा। जिस पे सागी भी रिप्लाई में देता है कि हाँ मैंने ये चीज़ सुन ली, मैं ईगो सान से बात कर लूँगा, देख लेंगे उस बारे में। जिस पर कराजू घबरा जाता है कि भैया सारी चीज़ें चेंज क्यों करना चाह रहे हो तुम लोग, क्योंकि एट दी एंड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कराजू के कंधे पे ही आएगी ना। फील्ड को किस तरीके से चलाना है इसी के ऊपर आता है। लेकिन तभी इतने में पीछे से आवाज़ आती है, आई एम इन। और ये आवाज़ थी रिन की, क्योंकि सागी की तरह ही रिन को भी सिर्फ जीतना मंजूर नहीं है, वो लिटरली सामने वाली टीम को क्रश करना चाहता है। और ऊपर से बंदे ने अभी तक एक भी गोल स्कोर भी नहीं किया है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा है उसे ये मैच। जिस पे सागी तो हंसता ही है, लेकिन उसी के साथ साथ आईक्यू भी हंस जाता है कि ये दोनों ईगोइस्ट मरवा के छोड़ेंगे। एंड आफ्टर इट अगले ही पैनल में सीन शिफ्ट होता है नाइजीरियन टीम की तरफ, जहाँ पर कि वातावरण बिल्कुल अपोजिट था ब्लूलॉक टीम के वातावरण के। क्योंकि जहाँ वहाँ पे आराम से बातें चल रही थी, सब कुछ पॉजिटिव था वहाँ पर, वहीं इस जगह नाइजीरियन टीम के सारे प्लेयर्स डिप्रेस्ड थे। क्योंकि इन सबों को बड़ी मुश्किल से तो ओनाजी ने फिर से मोटिवेट किया था 2 गोल्स होने के बाद, लेकिन जब उनका गोल रोक दिया गया तब इनके साथ साथ तो ओनाजी भी खुद डिप्रेस्ड था। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, कैसे ब्लूलॉक को हराया जा सकता है। और इन्हें इसलिए वो अपने कोच से पूछते हैं, लेकिन कोच इनको मोटिवेट करने की जगह ब्लूलॉक की ही तारीफ करने लग जाता है, इसागी की तारीफ करने लग जाता है। Are you serious right now, bro? और कोई नई स्ट्रेटेजी बनाने की जगह ये सब कुछ ओनाजी पे डालने लग जाता है कि ओनाजी हमने अभी तक तो ढंग से खेला ही नहीं है, क्या कर रहे हो आखिर तुम। जिस पे ओनाजी भी लाइक, ये आज तक हमारे साथ कभी नहीं हुआ है, लगता है ब्लूलॉक काफ़ी ज़्यादा बैड न्यूज़ है हमारे लिए। जिस पे उसके साथ ही सोचने लग जाते हैं, यार सबसे मोटिवेटेड बंदा अपनी टीम का इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड है, अब क्या होगा। लेकिन अगली पल ओनाजी के अंदर की जो आग थी वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो इन चीज़ों से डिप्रेस्ड नहीं था, बल्कि और भी ज़्यादा एक्साइटेड फील करता जा रहा था। क्योंकि उसे पता था वर्ल्ड कप काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन उनको पहले ही मैच में जीतने में इतनी ज़्यादा मुश्किल आएगी ये उसने कभी नहीं सोचा था। और हो भी क्यों ना, उनका सामना एक बीस्ट से हुआ है। लेकिन स्टिल इसको खुद को भी नहीं पता है कि सेकेंड हाफ में उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि सेकेंड हाफ में भी वो बंदा प्रेजेंट होगा, यानी सागी यूइची। लेकिन इतने में ही ओनाजी कोच और अपने साथियों से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है जापान की टीम क्यों इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस पे इसके साथी जवाब देने लग जाते हैं, बिकॉज दे हैव सो मैनी गोल ऑप्शंस। दूसरा बंदा जवाब देता है, बिकॉज ऑल ऑफ द 11 प्लेयर्स कैन स्कोर गोल्स। जिसके रिप्लाई में ओनाजी बोलता है, दैट्स राइट, इसी वजह से तो उनके पास इतने सारे गोलिंग ऑप्शंस हैं, क्योंकि उनमें से हर एक बंदा सिर्फ गोल्स के लिए जीता है और मौका मिलने पे गोल करता भी है। डजंट मैटर वो स्ट्राइकर है, मिडफील्डर है या फिर डिफेंडर है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वापस ब्लूलॉक के लॉकर रूम की तरफ, जहाँ पर कि ईगो सारे ब्लूलॉक प्लेयर से पूछता है कि तुम सब लोगों को क्या लगता है आखिर क्यों हर कोई जीतना चाहता है और हमेशा किसी भी तरीके के कॉम्पिटिशन में सोचता रहता है दैट आई वॉन्ट टू विन। जिस पे स्टार्टिंग में तो सागी कुछ नहीं बोलता, लेकिन बशीरा कूद के बोल पड़ता है, क्या मतलब क्यों चाहता है, अच्छा महसूस होता है इसलिए चाहता है। जीतने के बाद जो फीलिंग आती है उसका कंपैरिजन किसी और फीलिंग से हो ही नहीं सकता। जिस पे ईगो एक और क्वेश्चन पूछता है, देन व्हाई डज इट फील गुड व्हेन यू विन। एंड इसके रिप्लाई में सागी बहुत सटीक जवाब देता है, एंड डेट वाज कि जीतने के बाद कोई भी अपने आप को सुपीरियर प्रूव कर सकता है दूसरे से, और दूसरे से सुपीरियर होने की जो फीलिंग है वही हमें खुशी देती है। और इसी को एक्सप्लेन करते हुए ईगो बोलता है कि यही इंस्टिंक्ट, यानी अपने आप को सुपीरियर प्रूफ करने की इंस्टिंक्ट इंसानों की जीन्स में शुरुआत से चलती हुई आ रही है, और इसी इंस्टिंक्ट ने आज तक ह्यूमंस को सर्वाइव करने में हेल्प की है और इतनी तेज़ी से ग्रो करने में हेल्प की है। क्योंकि फ़िलहाल भले ही बच्चे करना और अपनी जीन्स को आगे बढ़ाना आसान है, लेकिन पुराने टाइमों में सुपीरियर बंदा ही ज़्यादातर बच्चे पैदा करता था, इसलिए उसी की स्ट्रॉन्ग जीन्स आगे बढ़ा करती थी, और एक के बाद एक स्ट्रॉन्ग जीन्स आगे बढ़ने से ही ह्यूमंस इतनी तेज़ी से ग्रो कर पाए। और इसी इंस्टिंक्ट का यूज़ ब्लूलॉक करता है टू मेक स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल्स इन द वर्ल्ड। इतने में सीन शिफ्ट होता है वापस नाइजीरियन लॉकर रूम की तरफ, जहाँ पर कि ओनाजी एक्साइटेड होते हुए और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए ये बोलता है कि लेट्स प्ले लाइक ब्लूलॉक। जिस पे उसके साथी सोचने लग जाते हैं, क्या कहना चाह रहे हो,
हम सबको मिलके गोल करना चाहिए। लेकिन इतने में उसका दूसरा साथी बोलता है, बट वी कांट स्कोर गोल्स लाइक यू ओनाजी। जिस पे ओनाजी चिल्लाते हुए बोलता है, दैट डजंट मैटर। और अपने कोच से भी पूछता है, क्या कहते हो कोच, हमें शायद ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। जिस चीज़ पे कोच भी तैयार हो जाता है, क्योंकि उसका बेस्ट प्लेयर जब ये चीज़ बोल रहा है तो कुछ सोच के ही बोल रहा होगा। इतने में सीन शिफ्ट होता है वापस ईगो की तरफ, जो कि अपनी एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है, लेकिन अगर हर कोई ये सोचेगा कि मुझे जीतना है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होंगे इंसानों के बीच अपने आप को सुपीरियर प्रूफ करने के लिए, और मैटर ज़्यादा सीरियस होने पर वॉर्स भी हो सकती हैं। दैट्स वाई टू प्रिवेंट दैट इंसानों ने लॉज रूल्स बनाए, सो डैट हर किसी को इक्वल राइट्स मिले आगे बढ़ने में और एक साथ ग्रो होने में हेल्प हो सके सारे के सारे इंसानों की। लेकिन इसका रिजल्ट उल्टा ही निकला है, क्योंकि विदाउट वांटिंग टू विन वाली फीलिंग के लोग काफ़ी ज़्यादा आलसी हो गए। इस सो कॉल्ड पीस के चक्कर में लोगों के अंदर की कॉम्पिटिटिवनेस ही खत्म हो गई है, और यही फीलिंग ईगो जैपनीज फुटबॉल प्लेयर्स में लाना चाहता था अपने ब्लॉग के थ्रू, और ऐसा करते हुए वो खुद में भी ये फीलिंग जगाए रखना चाहता था। एंड दैट्स हाउ मैच फिर से स्टार्ट होता है। नाइजीरियन और जापानीज प्लेयर्स फिर से फील्ड पर उतरते हैं। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है, नाइजीरियन टीम के ब्लॉग की तरह खेलने पे शायद वो एक गोल तो कर ही लेगी। तुम सब लोगों को क्या लगता है? लेट मी नो इन कमेंट्स। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और